उत्तराखंड में एक जगह है चंपावत डिस्ट्रिक्ट, ये ज़िला है एक। और चंपावत ज़िला का एक इतिहास ये भी है कि ये जब कुमाऊं किंगडम हुआ करता था तब चंपावत ज़िला उसकी राजधानी हुआ करती थी। और इसी चंपावत ज़िले में एक जगह है अबोट माउंट, एबी भी कहते हैं इसको, अबोट माउंट। एक्चुअली ये अबोट एक अंग्रेज़ का नाम था जो वहाँ पहली बार पहुँचे और उसके बाद फिर वो वहाँ रहे और फिर बाद में अबोट माउंट इसका नाम पड़ा। तो कहानी चंपावत ज़िले की है, चंपावत ज़िले के अबोट माउंट की है। 19वीं सदी में इस ज़िले में एक अंग्रेज़ आता है, एक अंग्रेज़ दंपति, और वहाँ पे वो एक बंगला बनाता है और उस बंगले में रहना शुरू कर देता है। आसपास ये बिल्कुल पहाड़ों से, तमाम चीज़ों से घिरा हुआ इलाका है, हरियाली है, खूबसूरत नज़ारे हैं। तो मिस्टर एबोट की शायद फैमिली थी जो वहाँ पे रह रही थी। काफ़ी वक्त तक रहने के बाद, उस वक्त देश में जाहिर सी बात है ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का राज था। बाद में अबोट जो है अपने इस बंगले को, जो बहुत ही खूबसूरत बंगला उन्होंने बनाया था, वो दान कर देते हैं। और तब तक वहाँ पे जो ये पूरा इलाका था, उसकी एक और ख़ास बात ये थी कि जब ये बंगला बना और उस वक्त वहाँ पे एक जिम कॉर्बेट नाम का अंग्रेज़ जो बहुत ही मशहूर शिकारी हुआ करता था, कहते हैं कि उसने इस इलाके में एक आदमखोर बाघ को भी मारा था। ये एक उसकी पहचान और थी। आज भी वहाँ पे गुलदार का जो है वो काफ़ी आतंक रहता है, चूँकि आसपास जंगल है। शाम होते ही लोग घरों से कम निकलते हैं क्योंकि जानवरों का खौफ रहता है, गुलदार आ जाता है, कई बार हमले भी किए हैं। तो मिस्टर एबोट वहाँ पे इस बंगले में रहते हैं अपनी वाइफ के साथ काफ़ी सालों तक। फिर उसके बाद वो वापस अपना लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जाने से पहले इस बंगले को वो किसी को बेचते नहीं है, बल्कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम पे इसको दान कर देते हैं। और उनकी तमन्ना थी कि इस बंगले में कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बने जो आसपास के पहाड़ी लोगों की, उन्होंने देखा था कि उनके लिए इलाज और बाकी चीज़ों की बड़ी सख्त कमी है, किल्लत है, तो उन लोगों का इलाज हो सके। तो धीरे धीरे उन्होंने इसको दान में दे दिया और वहाँ पर फिर एक हॉस्पिटल बना। इस हॉस्पिटल में सब कुछ मुफ्त इलाज चलता था, सहूलियत बहुत अच्छी थी, अंग्रेज़ डॉक्टर अच्छे आते थे इलाज के लिए, बाकी चीज़ें भी अच्छी थी, दवाएं भी थी। तो बहुत कम वक्त में यह हॉस्पिटल मशहूर हो गया, क्योंकि इस चंपावत ज़िले में इस तरीके की दूसरी सुविधा और कहीं नहीं थी जिस तरीके का यहाँ पे इलाज की सुविधा थी। और ऊपर से मुफ्त इलाज, चूँकि चैरिटेबल हॉस्पिटल, और तमाम सुविधाएँ थी। तो अब लोग बल्कि दूसरे ज़िलों से भी यहाँ पर धीरे धीरे करके इलाज कराने आने लगे। कई साल बीते, हॉस्पिटल बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक था। इसी दौरान में वहाँ पे जो डॉक्टर थे उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो कई साल बाद बीते और एक नए डॉक्टर की वहाँ पे पोस्टिंग हुई। उन डॉक्टर साहब का नाम था डॉक्टर मॉरिस। डॉक्टर मॉरिस अपनी बीवी और बच्चों के साथ चंपावत पहुँचते हैं। इस हॉस्पिटल में वो अपनी नौकरी शुरू करते हैं और मरीज़ों को देखने लगते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर मॉरिस के हाथ में काफ़ी शफा थी, अच्छे डॉक्टर, बड़े मतलब उनकी डॉक्टरी को लेके काफ़ी नाम था उनका। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके हाथ में कुछ खास शक्तियाँ थी जिसकी वजह से वो जो मरीज़ जिनकी हालत बहुत ख़राब होती थी उनको भी वो ठीक कर देते थे। तो डॉक्टर मॉरिस आते हैं, वहाँ पे इलाज शुरू करते हैं। शुरुआत के कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि डॉक्टर मॉरिस उस पूरे इलाके में अचानक बेहद मशहूर हो जाते हैं। उसकी वजह ये थी कि एक तो पहाड़ी इलाके में बहुत सारी कम सुविधाएँ होती हैं और इलाज के नाम पर एक ठीक ठाक हॉस्पिटल यही था। तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते थे जिनकी मतलब कंडीशन ठीक नहीं होती, वो मरीज़ वहाँ पहुँचते, कई मरीज़ों की डेथ भी हो जाती, मौत भी हो जाती। वो डॉक्टर मॉरिस आने से पहले भी ऐसा कई बार हो चुका था। लेकिन मॉरिस के आने के बाद एक चीज़ बदल गई। कुछ वक्त के बाद अचानक डॉक्टर मॉरिस जब भी मरीज़ों को देखते, और जाहिर सी बात है मरीज़ों का तांता लगा रहता, तो मरीज़ों को देखते देखते हर दिन किसी एक मरीज़ को देखते और उसके बाद वो भविष्यवाणी कर देते कि ये मरीज़ इतने तारीख को मर जाएगा और इतने बजे इसकी मौत होगी। लोगों ने पहले लगा कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या करें, या ये भी कि चलो शायद डॉक्टर साहब ने बीमारी पकड़ ली है तो शायद अब मरीज़ इतना ही ज़िंदा रहेगा, जैसे आजकल कई बार होता है। कई केसों में ऐसे डॉक्टर कहते हैं कि इसके पास 3 महीना 6 महीना है, लेकिन एग्जैक्ट डेट कि ये 15 तारीख को मरेगा या 16 या 17 या 18 या 19 या इतने बजे, ऐसी भविष्यवाणी कोई नहीं करता। पर डॉक्टर मॉरिस ने उस ज़माने में करनी शुरू कर दी। और इत्तेफाक की बात है कि वो जिसके मरीज़ के बारे में ऐसी भविष्यवाणी करते, वो ठीक उसी तारीख पर मर जाता। तो जब ये बात 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 मरीज़ के साथ ये पेशेंट गोई, ये उनका जो भविष्यवाणी था वो सच होने लगा, तो अचानक लोगों में बातें होने लगी। और ये कि ये डॉक्टर मॉरिस हैं क्या, या तो इनके हाथ में कोई, एक तो पहाड़ी इलाका, गांव के लोग, तो वो बाकी चीज़ों को भी बहुत मानते, तो उनका अंधविश्वास बाकी चीज़ों में भरोसा था। तो उनमें से बहुत सारों को लगा कि ये डॉक्टर जो है इनके पास अपार शक्ति है और ये उन शक्तियों की वजह से बता देते हैं कि कब कौन मरेगा, कैसे मरेगा।
ये चीज़ें चलती रही, डॉक्टर के बताए हिसाब से मौत होती रही। कहते हैं कि ऐसी 100 से ज़्यादा मौतें हुई। वैसे तो हॉस्पिटल में बहुत सारी मौत हुई, पर 100 से ज़्यादा वो मौत हुई जिस मौत की भविष्यवाणी डॉक्टर मॉरिस ने की थी। बाकायदा डेट बताया था, बाकायदा वक्त बताया था, और सेम डेट पे सेम वक्त में उस मरीज की मौत होती गई। अब ये सारी चीज़ें उस वक्त उस दौर में इस तरह से बाहर नहीं आई। शायद आज का दौर होता, जो चीज़ें होती तो इस पे सवाल भी उठते, जांच भी होती, लोग अपने अपने तरीके से करते, न्यूज़ चैनल के कैमरे भी पहुंचते। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ हुआ नहीं, और लोग ये मानकर चलने लगे कि इन डॉक्टर मॉरिस के पास कुछ अपार शक्ति है, कुछ इनके पास ऊपर वाले का करम है, और इसीलिए वो सही मौत की तारीख और वो बता देते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, किसी ने लेकिन सवाल नहीं उठाया। फिर डॉक्टर मॉरिस की वाइफ की डेथ हो जाती है उसी बंगले में जहाँ पे ये उस जो हॉस्पिटल बना था उसका एक हिस्से में स्टाफ के रहने के लिए जो भी हेड होता था उसके लिए बंगले का एक पोर्शन भी था, तो वो उसी में रहते थे। तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई, फिर उनके बच्चे की डेथ हो गई, और इस हॉस्पिटल या इस बंगले के पास में ही एक कब्रिस्तान और चर्च भी है। तो डॉक्टर मॉरिस की पूरी फैमिली को वहीं दफनाया गया, और वो जो चर्च था ये लोग वहाँ पे प्रेयर के लिए जाते थे। तो पहले वाइफ की मौत हुई, फिर डॉक्टर साहब की मौत हुई, फिर बच्चे की भी मौत हुई। इसके बाद धीरे धीरे अब बाकी अंग्रेज जो दूसरे डॉक्टर आने शुरू हुए, तो कहानी अब छन छन कर बाहर आने लगी। उसमें से एक चीज़ आई, मुक्ति कुटिया। चूंकि जब डॉक्टर बाकी आए तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर मॉरिस इस तरीके से भविष्यवाणी करते थे और उसी वक्त पे, उसी दिन में, उसी तारीख में उस मरीज की मौत हो जाती थी। तो ये क्या है, ये चमत्कार है क्या है? ये वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी डॉक्टर थे। तो बाकी अंग्रेज डॉक्टर भी इन चीज़ों को सुनकर थोड़े हैरान रह गए, और वो इन चीज़ों पे बिलीव तो करते नहीं थे, लेकिन वो भी डॉक्टर थे, उनको ये एहसास था कि वो किसी की मौत के बारे में वक्त और दिन नहीं बता सकते। तो डॉक्टर मॉरिस ने ऐसा क्यों किया? तो इसके बारे में फिर आम लोग और डॉक्टर और अंग्रेज़ों की टीम, इन लोगों ने सारी छानबीन की, तो कुछ चीज़ें सामने आई। पहली ये कि जिस मरीज़ को, एक एवरेज अगर वो 10-15 मरीज़ को देखते थे डॉक्टर मॉरिस, तो उनमें से किसी एक मरीज़ को ही वो कहते थे कि ये इतने तारीख को इतने बजे मर जाएगा। और जैसे ही वो ऐलान करते, उसके बाद उस मरीज़ को उठाकर उसी हॉस्पिटल के एक कमरे में रख दिया जाता, और वो कमरा डॉक्टर मॉरिस की निगरानी में होता। उस कमरे में किसी और को जाने की इजाज़त नहीं होती। उस कमरे में जो भी मरीज़ गया वो कभी उस कमरे से जिंदा बाहर नहीं आया, उसकी लाश ही बाहर आई। तो दो चीज़ें जुड़ी, एक जिस मरीज़ के बारे में डॉक्टर मॉरिस ने कहा वो उस तारीख को मर गया, दूसरा जो उस कमरे के अंदर गया वो कभी जिंदा बाहर नहीं आया। तो इस मौत के तारीख की भविष्यवाणी और उस कमरे के अंदर जाने का राज क्या था, ये सारी चीज़ें जब छानबीन की गई, बात हुई, तो फिर धीरे धीरे कुछ सच्चाई सामने आई। उसमें ये थी कि डॉक्टर मॉरिस को एक्चुअल में ये पता नहीं था कि कौन कब कैसे मरेगा, बल्कि उस हर मरीज़ की मौत के लिए खुद डॉक्टर मॉरिस जिम्मेदार थे। वो हर दिन या हर हफ्ते जब जब मौका मिलता किसी एक मरीज़ को चुनते, खासतौर पर उस मरीज़ को जिसकी बीमारी थोड़ी गंभीर होती, और उसी के बारे में वो भविष्यवाणी करते। ऐसा नहीं कि कोई सीधा एक सिंपल सा बुखार की वजह से आ गया और उस बुखार वाले पेशेंट को कह दिया कि तुम मर जाओगे, ऐसा नहीं था। तो वो ऐसे गंभीर बीमारी के मरीज़ को चुनते, उसके बारे में ऐलान करते, और जैसे ही ऐलान करते उसके कुछ देर के बाद ही वो मरीज़ उस कमरे में पहुंच जाता, जिस कमरे को बाद में मुक्ति कुटिया के नाम से पुकारा जाने लगा कि इस कमरे में ही मुक्ति मिलती है। तो उस कमरे में जाता, और उसके बाद फिर वो जिंदा कभी नहीं आता। अब सवाल है कि उस कमरे में क्या होता था। शुरुआती जांच हुई, बाकी सारी चीज़ें हुई, इसमें ये पता चला कि डॉक्टर मॉरिस एक बहुत ही महत्वाकांक्षी डॉक्टर थे, काबिल तो थे ही थे, लेकिन वो मेडिकल के फील्ड में और भी आगे कुछ करना चाहते थे। उनके मन में कई सवाल थे कि दिल धड़कता कैसे है, दिमाग काम कैसे करता है, दिमाग सोचता कैसे है, इंसान के दिमाग अलग अलग क्यों होते हैं, एक ही वक्त में दिमाग एक इंसान का कुछ और दूसरे इंसान का कुछ और कैसे सोच सकता है, दिल धड़कना बंद कब होता है, दिल धड़कने की वजह क्या है, उसके बंद होने की वजह क्या है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे। अब उस ज़माने में मेडिकल ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी जो आजकल है। आप बाकी चीज़ें सब एक से एक मशीनें हैं, एक से एक टेस्ट है, एक से एक, जिससे आप कुछ भी पता कर सकते हैं। बट उस वक्त ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन सवाल था डॉक्टर मॉरिस के मन में। तो कहते यही हैं कि वो उन मरीज़ों को चुनते जिनकी बीमारी थोड़ी गंभीर होती है, और उसके बाद उस कमरे में ले जाते, और फिर गैर कानूनी तरीके से वो उस पेशेंट के ऊपर रिसर्च शुरू कर देते, और उनके इसी बेतुके रिसर्च की वजह से उस मरीज़ की जान चली जाती। तो जिस मरीज़ के बारे में वो भविष्यवाणी करते कि ये इतने बजे मरेगा, वो उससे पहले कमरे में ले जाके और उसके बाद
उसके ऊपर सारा अपना जो डॉक्टरी का रिसर्च है वो सारा कर डालते, लेकिन जब उसके टाइम और जो डेट बताते थे वो अपनी डायरी में नोट करते और सेम उसी वक्त उसी टाइम और डेट के हिसाब से उसकी मौत हो जाती है, ये कहें कि आप उसको वो मार डालते और फिर वो ज़माने के सामने लाश आती उस कमरे से बाहर। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं पर किसी को शक नहीं हुआ और कहते हैं कि ऐसे 100 से ज़्यादा मरीज़ डॉक्टर मॉरिस के इस सनकपन की वजह से मारे गए, उन्होंने मार डाला। इसको दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े डॉक्टर सीरियल किलर भी आप कह सकते हैं। और धीरे धीरे उनकी इस भविष्यवाणी और उस कमरे में मौत होने की वजह से बाद में उनको वहाँ के जो लोग थे वो मौत का डॉक्टर भी नाम बुलाने लगे कि ये मौत का डॉक्टर है, तो डॉक्टर डेथ। उसके बाद अब क्या हुआ कि जब इस तरीके की भविष्यवाणी और एक के बाद एक लाशें निकलने लगी, लोग मरने लगे डॉक्टर के हिसाब से, तो आसपास के लोगों में भी घबराहट आ गई, वो डरने लगे। वो कहते थे कि पता नहीं कोई भी किसी इलाज के लिए कि अगर हम 10 लोग जाते हैं और डॉक्टर साहब ने किसी एक पे हाथ रख दिया और कह दिया कि इतने तारीख को मर जाएगा, तो तारीख चाहे 10 दिन बाद का हो लेकिन वो तो उसी पल मर जाएगा, क्योंकि उसे मालूम हो जाएगा कि 10 दिन बाद मरना और डॉक्टर साहब की आज तक कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। तो लोगों ने इस डर से दूसरे अस्पताल दूसरे डॉक्टरों को पकड़ना शुरू किया और इस हॉस्पिटल में आना बंद कर दिया। धीरे धीरे ये चीज़ें होती गई, फिर किसी अजीब वजह से डॉक्टर साहब की बीवी की मौत हो गई, बच्चे की मौत हो गई और फिर खुद डॉक्टर मॉरिस की मौत हो गई और उनको उसे हॉस्पिटल के बराबर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इसके बाद कुछ अंग्रेज़ डॉक्टर और आए, लेकिन ये हॉस्पिटल फिर चला नहीं, क्योंकि जिनके लिए जिन मरीज़ों के लिए था वो मरीज़ डर के मारे हॉस्पिटल में नहीं आ रहे थे। और फिर धीरे धीरे बात होने लगी कि इस हॉस्पिटल से, इस बंगले से रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, साया दिखाई देता है। और इन चीज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे बंगले और हॉस्पिटल को एक तरह से भुताहा बंगला का नाम दे डाला। उसके बाद लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बंगले के करीब जाए, उस हॉस्पिटल के करीब जाए। इवन वो जो बराबर में कब्रिस्तान और चर्च है वहाँ पे भी लोगों ने जाना छोड़ दिया। आज भी लोग उसे भुताहा बंगला कहते हैं, आज भी लोग उसके करीब जाने से डरते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, साया दिखाई देता है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोकल लोगों का यही कहना है और उनका मानना है कि जो मरीज़ वहाँ पे डॉक्टर मॉरिस के हाथों मारे गए, बाकायदा तारीख जो बताई थी डॉक्टर ने उस तारीख पर, वो सारे मरीज़ और उनका भूत वहाँ पे है और इसीलिए वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और लोग कोई जाते नहीं। हालांकि उस बंगले को बाद में कई लोगों ने फिर बेचने की कोशिश की, तो वहाँ पैसे और इसका कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि कोई जाने को बसने को अब तैयार ही नहीं है। तो आज भी चंपावत के इस इलाके में वो बंगला, लोहा घाट इलाका है जो एग्जैक्ट अबोट माउंट के पास है, लोहा घाट। लेकिन यह है कि कानूनी पन्ने में अगर आप जाएं और कानून के हिसाब से इस कहानी को देखें तो इसका कोई कानून में पुख्ता सबूत आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ना कभी मुकदमा चला, ना कोई केस हुआ, ना कोई शिकायतकर्ता सामने आया। मुलजिम बचता है और ना ही जो उसके हाथों मारे गए वो तो कोई थे ही नहीं। तो इसलिए कानून की डायरी में ये केस कभी दर्ज हुआ ही नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। तो आज कहानी में इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।